कुछ बात करेंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सजाए मौत और उम्र कैद की मुकदमात के लिए बड़ा हदफ मुकर्रर कर दिया। फैसला हुआ है कि इन संगीन नौयत के तमाम केसेस 45 दिन के अंदर ये निपटाए जाएंगे, यानी सवा माह में इंसाफ का फैसला होगा। अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि अक्टूबर 2024 से ज़ेरे इल्तवा फौजदारी मुकदमात 19,549 से कम होकर 12,705 रह गए। सिर्फ 9 से 14 फरवरी 2026 की अगर हम बात करते हैं, इस दौरान 354 सजाए मौत और उम्र कैद के मुकदमात निपटाए गए, जबकि 131 नए केसेस दायर हुए। यूं निपटाए गए मुकदमात की शरह दायर केसेस से 270% ज़ायद रही, जो अदालती रफ्तार में गैर मामूली ताहिर करती है। मुफ्त कानूनी मुआवनत, मखसूस बेंचेस और जेल पटिशन्स के लिए वाज़ेह टाइम लाइन भी तय कर दी गई है। अब ये जो सारी सिचुएशन है जिसमें हम देख रहे हैं कि 45 दिन का जो टाइम लाइन दी गई है, ये किस हद तक रियलिस्टिक है, किस हद तक इस पर अमल दरामद हो सकेगा। हमाद रुहेला लीगल एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच हमाद इस पर वक्त देने के लिए। ये कहिएगा कि एक तो 45 दिन के अंदर जो डिफेंडेंट ड्यू प्रोसेस राइट है उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाएगा, और जो गलत सज़ाएँ हैं आप समझते हैं उससे बचा जा सकेगा? देखिए, उसके ऊपर भी बात करने से पहले मैं एक बुनियादी क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि ये जो 45 दिन की डेडलाइन आई है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मुकदमात पेंडिंग है उनकी हद तक है। ऐसी कोई खबर, ऐसा कोई सर्कुलर मेरी नजर से नहीं गुजरा जहां पर हाई कोर्ट का जिक्र मौजूद हो और लोअर कोर्ट्स का, जहां पे ट्रायल किया जा रहा है, उसका भी जिक्र मौजूद हो। तो ये जो ऐलान है, ये एक इंटरनल केस मैनेजमेंट की एफर्ट है, बेहतर एफर्ट करने की कोशिश की गई है कि आने वाले दिनों में जो उनके सामने पेंडिंग केसेस है उनको निपटाया जाएगा। अब इस एफर्ट को अगर आप गुजरे दिनों के नंबर्स के साथ देखें, जैसे आपने बताया कि नंबर्स क्लियरली कम हुए हैं, ना सिर्फ नंबर्स क्लियरली कम हुए बल्कि जिस रफ्तार से केसेस का फैसला किया जा रहा है वो रफ्तार ज्यादा तेज है उस रफ्तार की निस्बत जिस रफ्तार से नए मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रहे हैं। तो ये जो डिस्पोजल पैटर्न है और ये जो ऐलान है, इसको देख के ये बात तो वाज़ेह हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट मुतहर्रिक है अपनी हद तक केसेस को जल्दी निपटाने के लिए। अब इस बात का जो आपका पहलू है उसकी तरफ भी आने से पहले मैं एक ओवरऑल पिक्चर आपके सुनने वालों के सामने रखना चाहता हूं कि बाकी दुनिया में ऐसे मुकदमात को जब हल किया जाता है तो वहां की अदलिया को किन हालात का सामना करना पड़ता है। अगर मैं सिर्फ एक अमेरिका की बात आपके सामने रखूं तो जो लोग अमेरिका का जुडिशल सिस्टम फॉलो करते हैं उनकी नजर से ऐसी खबरें आए रोज गुजरती हैं कि कैपिटल पनिशमेंट के प्रिजनर्स अपने फाइनल फैसले का इंतजार करते करते उनको 10 साल गुजर गए, 12 साल गुजर गए, 18 साल गुजर गए। तो ये बात क्लियरली समझ आती है कि वहां का जुडिशियल सिस्टम भी और वहां की जो हायर कोर्ट्स हैं वहां पर स्पीड की निस्बत जो है लेयर्ड स्क्रूटनी को ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है, उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। अब ये लेयर्ड स्क्रूटनी क्या है? इसका मतलब ये है कि वहां पर मुकदमा फाइल किया जाता है तो उसको स्टेट की हद तक 3 डिफरेंट फोरम्स पे, 3 डिफरेंट लेयर्स पे, 3 डिफरेंट कोर्ट्स के सामने तक जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है वहां से। और अगर उसके बाद भी कोई कानूनी मसला, कोई आईनी मसला रह जाए तो वो फेडरल कोर्ट्स के सामने भी जाता है। और हर इस स्टेज के ऊपर उस केस के मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल, उस केस के मुख्तलिफ प्रोसीजरल मैटर्स को स्क्रूटनाइज किया जाता है। लिहाजा जो वहां की कोर्ट्स हैं, जैसा मैंने कहा, जो वहां का जस्टिस सिस्टम है वो स्पीड की निस्बत एरर करेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। गलतियों को, फैसले के अंदर अगर कोई गलती रह गई है तो उसको दुरुस्त करना ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि जो कैपिटल पनिशमेंट्स हैं इसके नतीजा जो निकलता है वो इरिवर्सिबल होता है। आप उसका कोई मदावा नहीं कर सकते अगर कोई गलत फैसला हो जाए। आप और हम हमेशा कहते हैं और सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि अगर 10 गुनाहगार शख्स भी छूट जाते हैं तो वो इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं है इसकी निस्बत कि अगर एक बेगुनाह शख्स को कोई गलत सजा हो जाए। अगर हम अपने हमसाल मुल्क की बात करें, इंडिया में भी डेथ पेनल्टी को रिटेन किया गया है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस डॉक्टर सामने रख के उसको दिया जाता है, तो वहां पर भी यही क्रिटिसिज्म सामने आता है उसकी अदलिया पे के फैसलों के इंतजार में बहुत साल गुजर जाते हैं। जो मुजरिम या मुल्जिम होते हैं उनको बहुत अरसे तक जेलों में बैठे रहना पड़ता है। ऐसे ही बांग्लादेश की तरफ अगर आप देखें तो वहां पर भी एग्जैक्ट यही क्रिटिसिज्म मौजूद है। हायर कोर्ट्स पे, लोअर कोर्ट्स पे, हर जगह के वहां पर भी टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। इस यूएसए की मिसाल का, इस रीजनल कंपैरिजन देने का मकसद यह है कि यह समझाया जा सके कि ऐसे मुकदमात जहां पे कैपिटल पनिशमेंट होती है उनका फैसला करना इतना आसान नहीं होता। उसके अंदर बहुत ज्यादा रिकॉर्ड होता है, बहुत बल्कि रिकॉर्ड होता है, और जितना ज्यादा रिकॉर्ड होता है उस रिकॉर्ड की उतनी ही गहराई से स्क्रूटनी करना जरूरी होता है। इस तरह में अगर देखा जाए तो ये जो 45 डेज की टाइम लाइन है ये इंतहाई
एम्बिशियस है। जैसे मैंने आपके सामने यूएसए की मिसाल रखी, अगर आप पाकिस्तान की अदलिया का सिस्टम देखें तो यहाँ पर भी जो मुकदमा होता है पहले वो लोअर कोर्ट में जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ये जो 45 दिन की बात की गई है ये तो आखिरी पड़ाव के ऊपर की गई है। इसके अंदर ना हाई कोर्ट का कोई जिक्र मौजूद है, ना लोअर कोर्ट का कोई जिक्र मौजूद है जहां पर ज्यादा डिले होता है। तो इसको सामने रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त कोई ऐसा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म नहीं लाया गया जिसकी हमारे सिस्टम को इस वक्त ज्यादा जरूरत है। ये एक सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनल डॉकेट मैनेजमेंट की गई है। अब जिसकी तरफ आप जिक्र कर रही हैं कि क्या टाइम पूरा है या नहीं, इसको आईनी तनाजुर में अगर देखा जाए तो आर्टिकल 9 को सामने रखना चाहिए जिसके अंदर राइट ऑफ लाइफ की बात की गई है। हमारी अदलिया हमें बताती रही है कि ये राइट ऑफ लाइफ सिर्फ फिजिकल राइट नहीं होता, डिग्निफाइड लाइफ होती है। तो अगर कोई शख्स कई कई साल तक इंतजार करता रहता है, नाजायज एक स्ट्रेस अपने जहन पे रखता है अपने फैसले का, तो वो भी इस आर्टिकल के अगेंस्ट जाता है। इसके साथ आर्टिकल 10 है जिसमें फेयर ट्रायल का जिक्र किया गया है। फेयर ट्रायल का मतलब भी ये नहीं होता कि सिर्फ सामने सुनने वाला मुकदमा जो आपके सामने बैठा है वो आपके खिलाफ कोई बायस ना रखता हो। इसका मतलब ये भी है कि आपके फैसले को जल्दी किया जाए, आपके मुकदमे को जल्दी रखा जाए। लिहाजा स्पीडी ट्रायल कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंस का भी हिस्सा है। लेकिन आप वाली बात को मैं आगे लेकर चलूं तो स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि जो वुकला है उनको तैयारी का मौका ना मिले, या जो वहां पे रिकॉर्ड है उसकी स्क्रूटनी प्रॉपर ना हो सके, या स्पीकिंग ऑर्डर सामने ना आ सके। इसलिए अगर इस बात को सामने रखें तो जो अनड्यू डिले है वो भी गलत है, जो अनड्यू हेस्ट है वो भी गैर आईनी है। तो 45 दिन की जो टाइमलाइन है, अगर तो वो टाइमली ये इन ऑर्डर्स को सामने आते हैं और वो कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर्स होते हैं, रीजनड ऑर्डर्स होते हैं, फिर तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली अलाइन है और इसको होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, सिर्फ अगर एक नंबर गेम की हद तक इसको रखा जाता है, नंबर्स कम करने किया जाता है, तो एक आईनी बहस हमारे सामने आ सकती है। जैसा आप जिक्र कर रही हैं कि ये हर उस डिफेंडेंट का, उस एक्यूज्ड का भी राइट होता है। इवन अदरवाइज कैपिटल मुकदमात में जो फैसले होते हैं उनकी प्रेसिडेंट वैल्यू बहुत हाई होती है। उसके अंदर हर ऑर्डर की कोशिश ये होनी चाहिए कि ज्यादा ज्यूरिस्प्रूडेंस को मजीद क्लैरिटी दी जाए और ताकि फ्यूचर की लिटिगेशन में क्लैरिटी आ सके, सर्टेनिटी आ सके। ऐसा 45 डेज के अंदर पूरा करना देखा पड़ेगा कि उसके अंदर क्या किया जाता है। और अगर 45 डेज में इसको मुकम्मल भी कर लिया जाता है तो वर्टिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में कब बात की जाएगी? जो मुकदमात हाई कोर्ट में है, जो लोअर कोर्ट में है, उसके बारे में कब हम सोचेंगे? अगर हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्पेशलाइज बेंचेस का जिक्र कर रहे हैं तो लोअर कोर्ट्स में जहां ट्रायल किया जाएगा, जहां फैक्ट्स को थ्रैश किया जाएगा, वहां पे ऐसे स्पेशलाइज बेंचेस की बात क्यों नहीं होगी? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।